नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है जो एयरफोर्स वन पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। स्पीच मामले पर खुद को बताया बेदाग, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है सामने आया, उन्होंने कहा मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, किसी भी संबंध से किया साफ इनकार। प्रेस गैगल ने दिया खुलकर जवाब, जहां बयान के बाद फिर गरमाई राजनीति। एयरफोर्स वन पर प्रेस गैगल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन मामले को लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं और उन्हें इस मामले में पूरी तरह बरी किया जा चुका है। उन्होंने दोहराया कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद एक बार फिर ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है जो ट्रंप का एप्स्टीन मामले पर यह बड़ा बयान, मुझे पूरी तरह बरी किया गया। ट्रंप का यह बयान, वहीं एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप ने कहा, वहीं बयान के बाद फिर तेज हुई चर्चाएं, जहां आपको बताते चले खबर सामने आ रही है जहां एयरफोर्स वन को लेकर ये खबर सामने आ रही है जहां एयरफोर्स वन पर प्रेस गैगल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन मामले को लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं और उन्हें इस मामले में पूरी तरह बरी किया जा चुका है। उन्होंने दोहराया कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा गया है। तो वहीं आपको बताते चले साथ ही राजनीतिक चर्चा का भी केंद्र बन गया है। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा, राम मंदिर निर्माण समिति के नृपेंद्र को लेकर ये बयान जो है उनका सामने आया। राष्ट्रपति लगभग 400 श्रमिकों को करेंगी सम्मानित। इस दौरान आपको बताते चले 19 मार्च को राष्ट्रपति का अहम दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा है जहां 4 घंटे राम मंदिर परिसर में ही रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। मंदिर निर्माण के श्रमिकों को सम्मान देंगी राष्ट्रपति लगभग 400 श्रमिकों को करेंगी सम्मानित। राम मंदिर निर्माण समिति नृपेंद्र मिश्रा ने ये जानकारी दी। द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति इस दौरान लगभग 4 घंटे राम मंदिर परिसर में बिताएंगे और मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगी। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग 400 श्रमिकों को सम्मानित करेंगी जो राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रपति का यह दौरा मंदिर निर्माण कार्य में लगे सभी श्रमिकों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों, अधिकारियों और मंदिर समिति के प्रतिनिधियों की विशेष भागीदारी देखने को मिले। तो वहीं आपको बताते चले राष्ट्रपति मुर्मू का यह अयोध्या दौरा, 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मंदिर निर्माण में श्रमिकों को सम्मान भी राष्ट्रपति के तहत दिया जाएगा। वहीं 400 श्रमिकों को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। तो वहीं मुंबई से बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं हुई। भारत और फ्रांस के बीच राजनीतिक साझेदारी को लेकर और मजबूत करने को भी लेकर इस साझेदारी को और जोर दिया गया। इस मुलाकात के दौरान यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें मुंबई में मोदी मैक्रो की अहम मुलाकात, जहां महाराष्ट्र लोक भवन में प्रधानमंत्री मैक्रो से की अहम मुलाकात। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई। तो वहीं आपको बताते चले मुंबई से बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से ये खास मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं हुई। भारत और फ्रांस के बीच राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी इस दौरान जोर दिया गया। यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों और नई दिशा देने के लिहाज से अहम मानी जा रही है।
तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ सहयोग से समृद्धि थीम पर आयोजित अहम बैठक में भाग लिया। बैठक का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना रहा। इस दौरान सहकारी संस्थाओं के विस्तार, पारदर्शिता और तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। तो वहीं आपको बताते चले यह अहम बैठक जहां कई प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव साझा किए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में राज्य सरकार ने विकास और जन कल्याण के कई अहम काम किए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं लागू की गई। सीएम ने बताया कि विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बचा है और इस 1 साल के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए जल्द ही एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे और आगामी रणनीति की रूपरेखा भी तय की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, चाहे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हो, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहाँ जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल की चुनाव तक का अभी शेष है। अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अभी 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम इसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे, आगे की और रूपरेखा बनाएंगे। सर, क्या नई घोषणाएं भी इसमें हो सकती हैं? क्या कुछ है? कई योजनाओं पे काम भी चल रहा है। हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव है उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करें। आपके बीच में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है, क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ रहेगा? सर, ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए हुए हैं और बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, उन सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीनरी काम कर रही है। तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो कार्यकर्ताओं की राय आती है उसके अनुरूप हमको काम करने। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट रोड से 5 किलोमीटर लंबी सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। दौड़ में बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों समेत हर वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना और पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार इन दोनों क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर और खजान दास भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौड़ को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार जागरूक करती नजर आ रही है उत्तराखंड सरकार। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट रोड से 5 किलोमीटर लंबी सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना बताया गया। वहीं दौड़ में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों समेत आयु वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना और पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।
सरकार इन दोनों क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर और खजान दास भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले, देहरादून में रोड सेफ्टी दौड़ आयोजित की गई। इस दौड़ को आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रैफिक नियमों के पालन की दिलाई सभी को शपथ। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यह सत्र प्रदेश के विकास, जन कल्याण की प्राथमिकता और भविष्य की योजनाओं को मजबूत आधार देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कार्यभार संभालने की ही जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है, वह केवल वादों का दस्तावेज नहीं बल्कि उनके लिए गीता के सम्मान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और बजट सत्र इन्हीं लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आप सब जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। हमारा ये संकल्प पत्र, मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा देश जानता है। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए गति से हम कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको कि 19 सितंबर 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने 60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखने और नई पार्टी बनाने से पहले कबीर 7 दिन बांग्लादेश में रहे, जिसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारी ने मस्जिद निर्माण के लिए मिले करोड़ों रुपए के स्रोत पर सवाल उठाते हुए मांग की कि ये पता लगाया जाए कि उसमें से कितना फंड बांग्लादेश से आया और किसने दिया। उन्होंने स्टेट बैंक
बैंक से भी संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीएसएफ को फेसिंग के लिए जमीन न देने को लेकर सवाल उठाए और इसके पीछे की मंशा पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। मैं बता दिया तो दिन पहले उन्होंने बाबर के नाम पर जो मस्जिद बना रहा है उसका फाउंडेशन स्टोन लेने का पहले और नया पार्टी बनाने का पहले उन्होंने 7 दिन का प्रवास किया बांग्लादेश। कहाँ प्रवास किया, ये छानबीन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और थ्रू बैंक उनका जो रुपया आया, करोड़ रुपया ये मस्जिद बनाने के लिए, उसमें बांग्लादेश से कितना रुपया आया, कौन कौन रुपया दिया है, उनका भी छानबीन होना चाहिए। स्टेट बैंक को लिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, ये बांग्लादेश का कौन कौन है, वहां उसका लिंकअप किसका किसका है। यहाँ टीएमसी का जो एमपी गया था राज्यसभा में, हसन इमरान, उन्होंने तो सीधा सिमी का आदमी था, उसका साथ बांग्लादेश एक्सट्रीमिस्ट फोर्स का रिलेशन था। जब हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर थी तब सिद्दीकुल्ला चौधरी मिनिस्टर का उनका पासपोर्ट वहां इजाजत नहीं मिला, दे डिसएग्री। सब पता है खगड़ागढ़ में कौन इन्वॉल्व था। हरिहरपाड़ा खजेरी मदरसा में जो 7 से को अंसारुल बांग्ला को अरेस्ट किया वो कौन था। ये इतना सारा सबूत होने का बाद में इसमें ज्यादा बोलने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी 550 किलोमीटर एरिया में जमीन नहीं दे रहा है बीएसएफ को फेंसिंग लगाने के लिए। इसका पीछे क्या मकसद है तो पूरा सबको पता है। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है जो विपक्ष को ना देख सकती है ना सुन सकती है, सरकार केवल अपनी ही धुन में रहती है। तो वहीं आपको बताते चले, उन्होंने लगातार निशाने भी साधे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार केवल अपनी धुन में मस्त रहती है और जनता की आवाज को दबाने का काम भी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि शायद देश ने इनसे पहले इतनी बेईमानी सरकार नहीं देखी। उनका कहना था कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और कांग्रेस का विरोध करना स्वाभाविक और उचित है। विपक्ष सरकार को यह बताता है कि जनता किस बात से नाराज है और किन मुद्दों पर विधेयक में संशोधन की अब जरूरत है। दुखद इसलिए है कि जब लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम किसी पार्टी का जिसकी सरकार उसका विरोध कर सकते हैं, ये वो सरकार है जो विरोध स्वीकार कर ही नहीं सकती है, विरोध को न देख सकती है, विरोध को न सुन सकती है और अपना राग गाते रहते हैं, अपनी राग अलापते रहते हैं। इतना झूठी सरकार आपने नहीं देखी होगी। मैंने लोकसभा में कहा कि अगर विकसित भारत और राम जी योजना आप लेके आए हैं तो जिनको हमने और सबने राम जी के रूप में देखा, राम के रूप में देखा, रामायण देखी, उन राम को इन्होंने आखिरी बेंच पे बैठा रखा है। अगर इनके मन में प्रभु श्री राम जी के प्रति सम्मान, प्रभु राम जी से आस्था, धर्म के प्रति लगाव होता तो हमारे राम जी पीछे वाली बेंच में नहीं बैठते, वो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठते। बताइए, लोकतंत्र में हमारे जीते हुए राम जी को आखिरी बेंच पे बैठे हुए हैं। और कांग्रेस का विरोध करना ये स्वाभाविक अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए। इससे सरकार को जानकारी मिलती है कि जनता किस बात को लेकर के नाराज है या क्या संशोधन उन्हें बिल में करना चाहिए। ये सरकार सच्चाई छिपा रही है। बजट इनका कम हो गया। जो नई योजना इन्होंने बनाई है विकसित भारत राम जी, उसमें उत्तर प्रदेश का बजट कम हो गया है। ग्राम सभाएं कम हो गई हैं। अगर 1000 ग्राम सभाएं कम हो गई तो बजट स्वाभाविक कम हो गया, प्लस ऊपर से बजट कम आएगा। तो कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है और कांग्रेस का हम अगर समर्थन कर रहे हैं तो इसलिए तो समर्थन कर रहे हैं कि दिल्ली वाले यूपी को।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी द्वारा निर्वाचन आयोग में की गई शिकायत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आपको बता दें अनगढ़ आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। यदि विपक्ष के पास कार्यकर्ता है तो वे बूथ केवल अधिकारियों के पास जाकर स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा जितने अधिकारी बीजेपी को प्राप्त हुए हैं, जितने अधिकार बीजेपी को मिले उतने ही अन्य राजनीतिक दलों को भी मिले। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है और जनता के बीच सक्रिय है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें केशव मौर्य ने दावा किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार रही है। उन्होंने कहा कि सपा के पास गुंडे और माफिया हैं और ऐसे लोगों का काम बीजेपी नहीं करेगी। जितना चुनाव आयोग के द्वारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है उतना ही दूसरे राजनीतिक दलों को है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। 2027 हार रही है, इसलिए इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कोई वोट काट दिया गया, कटवा दिया गया। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, बूथ पर दौड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराधी माफिया उनके पास वर्कर है नहीं और उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनका काम भाजपा थोड़ा ना करेगी। फैलाना बंद करे। अगर उनके पास कार्यकर्ता है तो बूथ पर जो बीएलओ हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास जाकर के वो फॉर्म 6 से भी नेट जो देना चाहे वहां जाके दे और भाजपा पर आरोप न लगाए। मतलब शीशे के घर में रह करके दूसरे के घर में प्रहार करते हैं तो वह ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि मेहनत कर रहे हैं, लगातार एक जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद करते हुए भारत विस्तार नाम के एआई प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान को अपनी फसल में बीमारी दिखाई देती है तो वो कॉल कर तुरंत विशेषज्ञ की सलाह ले सकता है। कौन सी बीमारी है और कौन सी दवा डालनी है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही किसानों को बाजरा भाव और साथ ही आपको बता दें मौसम पूर्वानुमान और सरकारी योजनाओं से जुड़े जानकारी भी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये एआई प्लेटफॉर्म सभी भाषाओं में जानकारी देगा ताकि देश के हर किसान तक सही और समय पर सहायता पहुंच सके। अभी आपने यहां प्रयोग देखा है, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। आप वहीं से मोबाइल उठाइए 155261। भारत के किसान बहनों और भाइयों ये नंबर याद कर लीजिए 155-261 155261 ये नंबर है। अपना मोबाइल उठाइए, फोन लगाइए और पूछिए कि मैं अपनी फसल में रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको तत्काल जवाब मिलेगा। आप पूछोगे और वहां से उत्तर आएगा कि आप ये दवाई डालिए, ये प्रबंध कीजिए। आपको कई बार लगता है कि फसल आज बोऊं कि नहीं बोऊं, बादल सारे हैं कई जगह ऐसी। मैं तो खुद किसान हूं, पानी दिया, बोनी कर दी और दूसरे दिन फिर पानी गिर गया तो बीज और खराब हो गया, डबल घाटा। अब आप फोन उठाइए और इस नंबर पर लगाइए और पूछिए कि मैं बोनी करने वाला हूं, मौसम कैसा रहेगा ये बता दो, कल पानी तो नहीं गिरेगा। आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल मौसम का हाल क्या रहेगा। आपकी फसल पक के तैयार घर में आ गई, आपको बेचना है और आपको अलग अलग मंडी के भाव चाहिए, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन उठाइए और पूछिए जयपुर में क्या भाव है, जोधपुर में क्या भाव है, उदयपुर में क्या भाव है, दिल्ली की आजाद मंडी क्या कह रही है, मुंबई में क्या भाव है। अलग अलग जगह के भाव आप पूछेंगे और आपको मोबाइल पे जवाब मिल जाएगा कि आज मंडी के भाव फलाने फलाने हैं। ऐसी अनेकों जानकारियां मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत विस्तार क्या है। पूछो और सीधे जवाब पाओ, कहीं आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। कई बार तो ऐप और ऐप की एप्लीकेशन वो दिक्कत में डाल देती, कहां खोले किसान, बोले डाउनलोड करो। अब ना डाउन पता ना लोड पता, कहां से डाउनलोड करना। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत।